तो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। एंड आई नो कि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रहा एंड उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा एंड मैं थैंक यू भी बोलूंगा जो भी इसके लिए बैठे हुए हैं वीडियोस मेरी देखते हैं, कि यार बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोस देखते हो। एंड ये जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ यार वो लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करो, जो भी आपका मन है, आपको दिमाग में जो भी आ रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही करो जो भी पहली बार देख रहे हैं, और जो उसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और जो ऐसे ही देख के जा रहा है यार बहुत बुरा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वो जो लाल बटन है उसको लाल मत रहने दो, उसको ग्रे कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। तो अब आई होप कि आप सबने ये काम कर दिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का टॉपिक पहले मैं बताऊं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ही बताओ कि आज का टॉपिक क्या होगा। तो मैं कुछ हिंट्स देता हूं। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि जो एम्प्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा जनरेट होती है। सेकंड, कि ये सेक्टर सबसे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से भी ज्यादा स्टेबल है एम्प्लॉयमेंट के मामले में। एंड ये सेक्टर अगर किसी भी कंट्री का स्ट्रांग है तो वो कंट्री वर्ल्ड डोमिनेंस कर सकती है अपने इस सेक्टर के थ्रू ही। तो अब देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में बता पाते हैं कि इस सेक्टर का क्या नाम है। तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें बताओ कि सेक्टर का क्या नाम है। मैं 2 मिनट रुकता हूं। आई होप आपने सबने बता दिया होगा। अगर किसी ने नहीं बताया, किसी को समझ नहीं आया, तो मैं बता देता हूं कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर हम सबको पता है कि किसी हर एक कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी वो मैन्युफैक्चर करती है उसकी स्ट्रांग होल्ड होनी चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। एंड यही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट भी करता है एंड इसकी इंप्लॉयमेंट स्टेबल होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसी अनस्टेबल इंप्लॉयमेंट नहीं होती हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की। यहाँ की इंप्लॉयमेंट बहुत स्टेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में था। कुछ लिमिटेड नंबर की हमारे पास सेक्टर्स या फिर कुछ लिमिटेड अमाउंट की हमारे पास इंडस्ट्रीज थी। जैसे हम बात करें कॉटन इंडस्ट्री, या हम बात करें स्टील इंडस्ट्री, या फिर हम बात करें जूट इंडस्ट्री, तो यही कुछ इंडस्ट्रीज चल रही थी। तो हमारी गवर्नमेंट के लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा, एग्रीकल्चर के बाद खुद को सेल्फ सफिशिएंट करने के बाद सबसे बड़ा मोटो यही था कि कैसे हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इंप्रूव करें, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी कंट्री के अंदर वो सारी की सारी होती है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रो होना बहुत जरूरी था। अब हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, कि पब्लिक सेक्टर ने कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया किया भी या नहीं किया, क्या हुआ मेनली 1950 से लेकर 1990 के बीच में। तो रोल में हमारा सबसे पहला आता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। अब जितनी भी प्राइवेट सेक्टर थी हमारी इंडिया के अंदर वो सारी की सारी उन सबके पास कैपिटल बहुत ही कम था, और कम कैपिटल होने की वजह से वो खुद को इतना इंकरेज भी नहीं कर पाते थे कि भैया हमें इंडस्ट्रीज में आना चाहिए। तो इसकी वजह से सारा का सारा जो बर्डन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का वो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर के पास ही चला गया। इसलिए पब्लिक सेक्टर का अच्छा खासा कंट्रोल था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। फिर सेकेंड आता है हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अगर किसी के पास कैपिटल था भी तो भी ये प्रॉब्लम थी कि जो मार्केट का साइज था वो ही बहुत छोटा था। अब मार्केट के साइज छोटे होने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर थी वो इतना खुद को मोटिवेट नहीं कर पाती थी कि भैया हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में आके कुछ डेवलपमेंट करनी है, फिर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है। तो इसी वजह से यहां पे भी सारा बर्डन चला गया था हमारा पब्लिक सेक्टर के ऊपर। थर्ड है मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव या फिर हम बात करें इक्विटी का ऑब्जेक्टिव, वो तभी अचीव किया जा सकता था जबकि जो गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूरे प्रोसेस में, तभी ये हो सकता था। अब इन तीनों पॉइंट्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर तो आ ही नहीं पाया, तो सारा का सारा जो बर्डन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का वो सारा का सारा चला गया हमारा पब्लिक सेक्टर के ऊपर। एंड कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे टाटाज या बिरलास जो कि बहुत ज्यादा अमीर थे, तो वही आ पा रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आज के टाइम में जैसे हम सोचते हैं कि आज मेरे को अपनी कंपनी खोलनी है तो मैं इजीली कंपनी खोल सकता हूं, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी क्योंकि मेन कैपिटल ही नहीं होता था। तो इसीलिए सारा का सारा आपका रोल पब्लिक सेक्टर के पास ही चला गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के। अब हमारा साल आया 1956। तो 1956 आते आते हमने एक नई पॉलिसी लेके आए जिसको हमने नाम दिया इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन।
अब इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम सोचें कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ कोड एंड कंडक्ट्स हमने बना दी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, पूरे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज मार्केट के अंदर जो भी हमारी कंट्री के हैं उसमें जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होंगी उन सब के लिए हमने अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बना दिए। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल था मेरा वो यही था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसके बेसिस पे हमने 3 क्लासिफिकेशंस कर दी इंडस्ट्रीज को लेके, और उन 3 क्लासिफिकेशंस का हमने नाम दिया शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अब हम देखते हैं शेड्यूल ए क्या होता है। शेड्यूल ए वो कंपनीज है, फिर वो इंडस्ट्रीज है जहां पे पूरा का पूरा 100% कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। एंड इस शेड्यूल में कुछ 17 इंडस्ट्रीज आती हैं। तो इन 17 इंडस्ट्रीज में हमारे कुछ एग्जांपल्स आते हैं, आर्म्स एंड एमुनेशंस, उसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक पावर, फिर हम बात करें रेलवेज, फिर हम बात करें डिफेंस इंडस्ट्रीज, फिर हम बात करें एयरक्राफ्ट्स, ऑयल इंडस्ट्री। तो ये मेनली हमारा पहले के टाइम के हैं, 1950s के बाद का। फिर हमारा आता है शेड्यूल बी। अब शेड्यूल बी में क्या था? शेड्यूल बी में था कि यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके बिजनेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो शर्त थी वो ये थी कि जो पब्लिक है, जो स्टेट सेक्टर है, वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा एंड प्राइवेट सेक्टर उन इंडस्ट्रीज को रन करेंगे। तो ये एक शर्त थी। अब यहाँ पे हमारी कई सारी इंडस्ट्रीज आई, जैसे कि हमारे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल इंडस्ट्रीज। तो ये सब कुछ इंडस्ट्रीज हमारी आ गई शेड्यूल बी में। अब शेड्यूल सी आता है। शेड्यूल सी में हमारी वो सारी इंडस्ट्रीज थी जिनमें कि प्राइवेट इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। एंड इजीली मतलब इतना भी इजी नहीं था, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या डिफिकल्टीज थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मुझे कुछ पार्टनरशिप या फिर 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था इन इंडस्ट्रीज पे। एंड प्रॉपर एक लाइसेंस लेने के बाद आप इंडस्ट्रियल अपनी सेटअप कर सकते थे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अभी हमने पढ़ा था कि लाइसेंसिंग लेना जरूरी होता था अगर प्राइवेट को अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होता था। अब लाइसेंसिंग होती क्या है? हमने तो भैया लाइसेंस सुना है, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन लाइसेंसिंग, अब इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग क्या होती है? तो लाइसेंस एक तरह से सेम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का कंसेप्ट है, वैसे लाइसेंस एक तरह से रिटर्न परमिशन होती है जो कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, जबकि आप या तो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, कोई नई इंडस्ट्री आप सेटअप करना चाहते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हो। तो इन 3 केसेस में आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी ही था। एंड ये जो लाइसेंसिंग का हमारी जो पूरा मेथड आया था या पूरी पॉलिसी आई थी, वो आई थी हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में, के थ्रू गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट दी गई कि आप भैया लाइसेंस दोगे उसके बाद ही, मतलब आपसे लाइसेंस लेने के बाद ही इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होंगी। तो अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में था क्या एक्चुअली में? सबसे पहले तो अगर आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आप किसी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में या फिर बहुत ही इंटीरियर में जाके अगर आप अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो तो उस केस में आपको लाइसेंस मिलना थोड़ा इजी हो जाता था। उसके बाद आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट था वो भी कम होता था। तो ये मेनली किया जाता था कि आपको लाइसेंस ऐसे केसेस में जल्दी इसलिए मिलता था जिससे कि जो रीजनल इक्वालिटी है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, तो इसीलिए आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाता था। फिर अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, या फिर अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, अगर गवर्नमेंट आपके उस एक्सपेंशन के पूरे प्रोसेस से कन्विंस्ड होती है, तभी गवर्नमेंट आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। अगर वो कन्विंस नहीं हो पाती आपके पूरे मेथड को देखकर, तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देती थी। ऐसा रूल था, इतना इजी नहीं था भैया लाइसेंस मिलना। अगर गवर्नमेंट कन्विंस हुई तो मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो भूल जाओ, नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारी, इसको अगर मैं नाम बताने से पहले थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चंस दूंगा कि यार ये इंडस्ट्री जो होती है, ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके लिए उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये वाली इंडस्ट्री हमारे लिए ज़रूरी है। एंड ये इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत ईजी होता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, एंड यहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है। तो अब बताओ इस इंडस्ट्री का क्या नाम है? कॉमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपने और वीडियो को पॉज करके कॉमेंट करना है यार, फिर उसके बाद वीडियो आगे भी देखना। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है नीचे, तो मैं बता देता हूं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
हम इस इंडस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि 1951 में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी या फिर कारवे कमेटी का गठन किया गया था, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ही इस कमेटी को बनाया गया था। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, जिसकी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर हम इंडस्ट्रीज को जो लेवल या नाम देते हैं, वो मेनली उनके जो मैक्सिमम एसेट की जो अमाउंट होती है फिर इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसको देख के देते हैं। तो 1950s में हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर मैक्सिमम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता था वो था 5 लाख रुपीस का। अब के टाइम में वो बढ़कर 1 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। अब इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहां पे अभी के टाइम में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग नौकरी के लिए मर रहे हैं, एंड एक सर्वे भी आया है कि, मेरे को नंबर तो एग्जैक्ट पता नहीं है और मैं नंबर बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत डेविस्टेटिंग नंबर है वो, कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, जो बहुत ही मिनिमम स्किल लेबर्स थे उन सब की जॉब्स गई हैं। तो जो कि बहुत बुरा है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जॉब्स जाएंगी डिमांड उतनी कम होगी, इकोनॉमी उतनी नीचे गिरेगी। तो ये तो किसी और टॉपिक पे, किसी और दिन की बात है, किसी और दिन पे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होती, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी ज़्यादातर काम होता है वो सारा का सारा लेबर के थ्रू कराया जाता है। एंड लेबर इंटेंसिव होने की वजह से, लेबर कौन है हमारे लिए? जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारी कंट्री का। अब जैसे ही मैं उनको अपॉइंट करूंगा, रखूंगा अपनी कंपनी में, मैं उनको कुछ सैलरीज दूंगा, और ये एक तरह से मतलब कुछ ना होने के बदले कुछ होना होता है कि एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ सैलरी मिल जाती है आपको। मिनिमम स्किल्ड अगर आपके पास है तो आप ठीक ठाक अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर सकते हो, जैसे कि आपको 2 वक्त की रोटी आप कमा लोगे यार, एंड आपका फैमिली ठीक से रहेगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये आपको प्रमोट करती है। सेकंड है कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से। अब जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती है साइज में, फिर इन पे इनकी कोई एज सच यूनियन नहीं होती जो कि इनको प्रमोट कर सके, इनको प्रोटेक्ट कर सके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से। क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल को लगा के प्रोडक्ट्स को इतना सस्ता बेचती हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस प्रोडक्ट को इतना सस्ता नहीं बेच पाती, और इसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है एंड एम्प्लॉयमेंट का बहुत डाउनग्रेडेशन भी होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी सरकार काम करती है, वो करती है कि वो 2 मेनली स्टेप्स लेती है। सबसे पहला, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इतनी जल्दी नहीं दिए जाते, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करती हैं आपके लिए। आपने देखा होगा जो पापड़ आता है आपके घर में, या फिर अगर आप कोई बिना किसी ब्रांड का पापड़ खरीदते हो, या फिर बिना किसी ब्रांड की आप अगरबत्ती खरीदते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आया है। या फिर कोई बिस्किट्स हैं या फिर कुछ नमकीन है जो कि इतना फेमस किसी ब्रांड का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो किसी ना किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आया है, जिससे कि आप अगर उनको कंज्यूम करो तो उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन होगा। फिर सेकेंड जो तरीका होता है वो है हमारा वेरियस कंसेशन। अब कई सारे टैक्स बेनिफिट्स हम बोले, कई सारे लोअर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बोले, या फिर कई सारे जो बेनिफिट्स सरकार देती है, कई मार्केटिंग हेल्प देती है सरकार की, आप प्रोडक्शन करो लेकिन हमें फिर प्रोडक्ट्स दे देना, हम जाके इन प्रोडक्ट्स को बाहर जाके बेचेंगे। तो गवर्नमेंट ये भी करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जितना भी एक्सपोर्ट हम करते हैं बाहर कंट्रीज के साथ, या फिर जितना भी इंपोर्ट हम बाहर से करवाते हैं, वो सारा का सारा इंडिया के थ्रू से, वो सारा का सारा हमारा फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। एंड फॉरेन ट्रेड को लेके हमने जो पॉलिसी अपनाई थी 1950s के टाइम में, उसके बाद भी, वो थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या भला है भैया? तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जानने से पहले हम जानते हैं कि उस टाइम पे सिचुएशंस कैसी थी इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पे हमें सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे पास कोई बेस नहीं था, अंग्रेज हमें पहले ही लूट के जा चुके थे, तो हमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी था। अब इस सेल्फ रिलायंस की वजह से, उसके वजह से ही हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट बाहर से करना बंद कर दिया। हमने मना कर दिया कि भाई हम इंपोर्ट्स नहीं करेंगे ज़्यादा, और इंपोर्ट पे हमने बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी, और मतलब इंपोर्ट को हमने एक तरह से डिमोट किया, सीधी सीधी बात अगर हम कहें तो। अब इसी इंपोर्ट को डिमोट करने के बाद हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया कि भैया आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो, जितने भी आम आदमी लोग हैं, क्योंकि और
जो हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे वो बहुत महंगे हो गए थे, वो बहुत महंगे कर दिए गए थे। इसलिए एक कहावत भी सुनोगे कि मैं इंपोर्टेड ये पहनता हूँ, इंपोर्टेड ये पहनता हूँ, तो हमारे हमारे दिमाग में यही आता था कि भाई इंपोर्टेड मतलब महंगा, क्योंकि ये इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से ही आया था, क्योंकि करा गया था ये चीज़। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का हमारा सिंपल सिंपल अगर मैं मतलब देखें तो ये होता है कि जहाँ पे हम इंपोर्ट्स को डिमोट करते हैं बाहर से, एंड हम उसके रिप्लेस में हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। एंड अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जो व्हीकल्स जो बाहर से, अगर हम बात करें ऑडी, ऑडी अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडिया में चल रहा है, तो मैं ऑडी को बाहर से ना मंगवा के मैं इंडिया में जो कंपनी जैसे टाटा, मैं उसके ही प्रोडक्शन को बढ़ाऊं और उसको प्रमोट करूं, जैसे कि लोग टाटा की गाड़ी ज़्यादा खरीदे और पैसा इंडिया के अंदर ही रहे। तो हमारे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला था कि हमें जो अपना प्रीशियस फॉरेक्स था या फॉरेन रिजर्व्स थे उनको बचाना था, उनको अपने पास ही रखना था। एंड सेकंड था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आता है मेरा प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। अब इंपोर्ट की लोग कम से कम करे, या फिर जो एकदम सुप्रीम रिच क्लासेस है वही इंपोर्ट कर पाए, तो इसके लिए क्या किया हमने कि हमने टैरिफ्स एंड कोटा सिस्टम लगा दिया। सबसे पहले हम देखते हैं टैरिफ सिस्टम क्या होता है। अब टैरिफ सिस्टम का मतलब होता है एक तरह से एडिशनल टैक्स। किसी भी चीज पे एडिशनल जब आपको पेमेंट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं टैरिफ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दी, उन्होंने ड्यूटीज बढ़ा दी आपकी, बहुत ज्यादा ड्यूटीज वो चार्ज करने लग गए अगर आप जब भी प्रोडक्ट्स को मंगाते हो। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें कि आप एक, मान लेते हैं आपकी आईफोन मंगा रहे हो, सॉरी उस टाइम पे आईफोन क्या मंगाओगे यार, उस टाइम पे तो आईफोन था ही नहीं, उस टाइम पे एप्पल कंपनी नहीं थी। हम बात करें अगर आप कोई गाड़ी मंगा रहे हो बाहर से, आप एक यू आर अ रिच मैन या वुमेन, आप एक गाड़ी मंगा रहे हो, तो उस गाड़ी की प्राइस हम मान लेते हैं 1 लाख रुपीज की है, ठीक है। तो उस पर टैरिफ्स ही कभी कभार इतने ज्यादा लगा दी जाती कि एक तरह से दुगने टैरिफ लगा दिए जाते थे कि अगर आपके पास पैसा है तो मंगा सकते हो, लेकिन आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा इन इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इससे क्या हुआ कि कई सारे लोग जो थे, जो कि 1 लाख रुपए खर्च कर भी पा रहे थे लेकिन उनका लिमिट 1 लाख रुपए था, जैसे ही उनको दिखा कि भैया यहाँ पे तो 2 लाख रुपए देने हैं मुझे, तो उन्होंने अपनी डिमांड को कम कर दिया। उन्होंने इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड को कम कर दिया, उन्होंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को डिमांड को बढ़ा दिया, क्योंकि उनको तो अपनी डिमांड से मतलब है। उनको तो अगर गाड़ी की बात करें तो उनको तो ट्रैवल करने की जरूरत है, चाहे वो ऑडी हो या चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बीएम हो चाहे वो रोल्स रॉयस हो, उनको ट्रैवल करने से मतलब है। फिर सेकंड हमारा था वो है कोटा सिस्टम। अब कोटा सिस्टम ये होता है कि जब हमने मैक्सिमम कैप लिमिट सेट कर दी कि भैया इतने प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी या फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये इससे भी क्या हुआ, जो इंपोर्टर्स थे हमारे कंट्री के अंदर वो सारे के सारे डिस्करेज हुए। उन्होंने सोचा कि यार बाहर से चीज़ मंगाने से अच्छा, क्योंकि बाहर से भैया हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ मंगा सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको टैरिफ्स भी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो भैया बाहर से चीज़ ना मंगा के इंडिया की चीज़ों को ही प्रमोट किया जाए। तो इंडियन चीज़ें प्रमोट होने लगी, जिससे कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनकी प्रोडक्शन बढ़ी और हम सेल्फ रिलायंट हो पाए। अब हम जानते हैं कि रीजंस क्या थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाने के, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के। क्योंकि हर पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट, किसी भी टाइम की गवर्नमेंट, कहीं की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी को लागू करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो मेन रीजंस थे। सबसे पहला था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाने का रीजन पहला था कि क्योंकि 1950s के टाइम में इंडिया स्टिल एक डेवलपिंग नेशन था, और आज भी डेवलपिंग नेशन है, लेकिन तब भी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो एक डेवलपिंग नेशन था और वो नया नया नेशन बना था, एक नई नई डेमोक्रेसी आई थी हमारी इंडिया में। एंड उस डेमोक्रेसी की वजह से और उस डेमोक्रेसी आने पे हम जो इंटरनेशनल कंट्रीज थी, जो भी डेवलप्ड नेशंस थे, जैसे कि यूएसए, रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, तो ये सब जो जापान, तो ये सब जो डेवलप्ड नेशंस थी, हम इनके साथ compete बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यार ये सब डेवलप्ड है, इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल बेस इतना अच्छा बना रखा है, हमने कुछ भी नहीं बनाया, हमारे पास टाइम ही नहीं था, अंग्रेजों ने बिल्कुल बढ़िया तरह से लूटा हमें, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि कैसे कैसे उन्होंने लूटा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोग तो compete बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। तो अगर कंपटीशन हम नहीं कर पा रहे तो उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है उससे बचने का कि आप खुद को दूर रखो, उस कंपटीशन के पूरे एरिया से आप खुद को दूर रखो। तो ये हमने किया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू। फिर सेकंड जो हमारा रीजन था वो ये था कि
अब जो इंपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा होने लगेंगे तो जो फॉरेक्स है हमारी कंट्री का वो बाहर जाता रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स बाहर जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स का ड्रेन होने लगेगा हमारे इकोनॉमी के अंदर, और हर इकोनॉमी में फॉरेक्स, अच्छी खासी फॉरेक्स की अमाउंट होना ज़रूरी होता है। तो अगर फॉरेक्स ड्रेन होगा वो भी सिर्फ बहुत कॉमन आइटम्स के लिए, तो वो चीज़ उतनी बेटर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लग्जरी आइटम, जो सुपर लग्जरी आइटम्स हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर इंपोर्ट्स को रखा कि हाँ भाई आप सिर्फ इन्हीं को इंपोर्ट कर सकते हो, एंड उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हिम्मत है तो मंगवाओ, अगर आपको मांगता है तो मंगाओ, नहीं मांगता है मत मंगाओ। सरकार ने ऐसा बोल रखा था, ठीक है। तो अब हम देखते क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में। सबसे पहले कि जो जीडीपी का प्रोपोर्शन था वो इंक्रीज हुआ, नो डाउट जीडीपी इंक्रीज हुई क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस बढ़ी। 1950-1951 में जो जीडीपी 11.8% थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो बढ़कर 24.6% तक आ चुकी थी 1990 से 1991 के बीच में। इसका मतलब अगर हम देखें तो एक साफ साफ दिखता है कि ऑन एन एवरेज हर साल मेरी 6% से इंक्रीज हो रही थी मेरी जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज थी। फिर सेकंड कि हम सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज में नहीं रह गए कि कॉटन, जूट, स्टील, हम इसमें नहीं रहे, हम डाइवर्सिफाई कर गए, हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, हम टेलीकम्युनिकेशन में आए, हम ऑटोमोबाइल में आए, हम बहुत सारी चीज़ों में आए। सिर्फ कॉटन, जूट और स्टील को छोड़ के हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। तो ये एक बहुत अच्छा था हमारे लिए कि हमारा जो पोर्टफोलियो था हमारे पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत डाइवर्स हो गया। फिर थर्ड कि हमने स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रमोट किया। अब उनको प्रमोट करने की वजह से कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हमारे सामने आई, कई सारी इंडस्ट्रीज हमारे सामने बन के आई, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। तो गवर्नमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो कई हद तक सॉल्व हो पाई, एंड अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई सामने इन्वेस्टमेंट के लिए कि कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जिनके पास पोटेंशियल था लार्ज स्केल इंडस्ट्री होने का, तो वो हुई भी। ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी हमारा प्रमोशन हुआ, जो कि एक अच्छी बात थी। फिर फोर्थ कि हमने खुद को फॉरेन कंपटीशन से बचाया। अब क्योंकि हम जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी लाई कि हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया और हमने एक तरह से एक बॉयकॉट लगा दिया हमने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, या हमने यूज करना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग सेल्फ रिलायंट तो हो गए और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी बचे। ये दो पॉजिटिव चीजें तो हुई, लेकिन अब इसके साथ एक दो नेगेटिव चीजें भी हो गई हमारी। सबसे पहला नेगेटिव था हमारा कि हमारा एक्सपोर्ट बेस स्ट्रांग ही नहीं बन पाया, क्योंकि हमने सारा का सारा सामान जो था वो अपनी कंट्री में ही बनाया, अपनी कंट्री में ही खाया। तो उससे क्या हुआ कि हमने बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं किया। अगर मैं बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी से चीज़ खरीद नहीं रहा तो वो मेरी चीज़ भी क्यों खरीदेगा। सिंपल सी बात है। एक सिंपल इकोनॉमिक्स है। फिर सिंपल अगर हम जर्नल साइंस भी देखें तो यही कहता है, ये ह्यूमन बिहेवियर देखें तो वो यही कहता है कि अगर आप मेरे से बेनिफिट ले रहे हो तो आपको भी बेनिफिट देना पड़ेगा मेरे को। नहीं हुआ तो भाई हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रांग ही नहीं हो पाएगा अभी भी 1990 तक आते आते। एंड सेकंड था कि लैक ऑफ कंपटीशन। अब ये चीज हर कोई मानेगा कि जब भी आपको कंपटीशन फेस करने को मिलता है आप बेटर परफॉर्म करते हो। स्ट्रेस के अंदर बेटर परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर मुझे एक लोहे को चेंज करना है किसी और चीज में, तो मुझे उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको तपाना पड़ेगा, तपाने के बाद उसको पीटना पड़ेगा, तब जाके वो एक लोहे की अगर हम रॉड देखें वो एक पतली शीट बन सकती है। तो वही बात है आपकी इकोनॉमी को लेके भी। इकोनॉमी को तपना पड़ेगा, इकोनॉमी को पीटना पड़ेगा, इकोनॉमी को कंपटीशन की मार झेलनी पड़ेगी, तभी जाके वो एक अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी। क्योंकि कंपटीशन जब आपको मिलेगा अच्छी कंट्रीज से तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो भैया आप एक सब स्टैंडर्ड में रखोगे खुद को, आप हमेशा खुद को अंडर वैल्यू करोगे। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन्स होना जरूरी होता है, लेकिन एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन या फिर जीतने के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना स्टूडेंट्स। फिर हमारा फिफ्थ अगर हम अप्रेजल में देखते हैं क्रिटिकली, तो वो है लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में। अब लाइसेंसिंग पॉलिसी आई। लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे आपको इंडस्ट्री नई सेटअप करनी हो
या फिर आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना हो, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना हो। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लग गई जो कि इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे थे। फर्स्ट है हमारा मिस यूज। अब मिस यूज कैसे हुआ? स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस चाहिए, बड़ी इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि भैया आप इस कंपनी को लाइसेंस दे ही नहीं सकते। ये कॉम्पिटिटर्स के लिए हुआ, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हुआ कि भैया मेरी मोनोपोली बनी रहे कंट्री के अंदर। तो ये चीज गलत होती है यार कि आप मोनोपोली नहीं बना सकते अपनी। आप अगर मोनोपोली बनाना चाहते हो तो ऐसे सेक्टर में जाओ, मतलब आप प्रेशराइज करके मोनोपोली नहीं बना सकते। प्रेशराइज्ड मोनोपोली हमेशा इकोनॉमी के लिए डेंजरस होती है। लेकिन अगर आपकी ऑटोमेटिकली मोनोपोली बन रही है, आप इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स टिक ही नहीं पा रहे और वो भाग भाग के निकल रहे, वो एग्जिट ले रहे हैं अपने मार्केट से, तो वो एक ठीक है कि आपने एथिकली प्ले करके अपने मोनोपोली क्रिएट करी, जो कि एकदम क्लियर है। लेकिन प्रेशराइज करके मोनोपोली क्रिएट करना गलत होता है। तो जितने भी लोग अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, जो भी अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं, तो यार वो ये याद रखना, प्रेशराइज मोनोपोली भी गलत होती है, वो एथिकली रॉन्ग होती है। इकोनॉमिकली बेनिफिट देगी लेकिन एथिकली रॉन्ग होती है आपकी। तो यही चीज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के साथ, कि उन्होंने उनको लाइसेंस ही मिलना इतना मुश्किल करवा दिया या इतना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ गए उनके सामने कि कई लोग तो उस डर के मारे ही भाग गए। फिर कुछ लोग जो बचे भी, अब लाइसेंस मिलना यार बहुत लंबा काम होता था। ऐसा नहीं कि आप आज के टाइम में कि आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दी और आपका लाइसेंस 1-2 दिन में आ गया। आपको महीने महीने बीत जाते थे भैया एक लाइसेंस निकालने के लिए। तो वही हर किसी को लगता था कि यार बिजनेस मुझे करना है, खर्चा मुझे उठाना है, रिस्क मुझे उठाना है, और लाइसेंस के लिए इतना महीना टाइम, ये तो गलत होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर। फिर हमारा जो सिक्स क्रिटिकल एनालिसिस है वो है कि पब्लिक सेक्टर के बारे में। अब पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया था भैया, उन्होंने हमें इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाया था। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सेटअप उन्होंने सेट कर दिया था कि भाई फ्यूचर के लिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी की थी। ये सब तो की थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी कर दी थी। सबसे पहले तो वो मोनोपोली तो क्रिएट कर रहे थे मार्केट के अंदर, लेकिन वो मोनोपोली बहुत ही इनइफेक्टिव मोनोपोली थी कि प्रॉपरली मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाए। आप लोग नॉन एसेंशियल आइटम्स या नॉन एसेंशियल एरियाज में भी घुस गए वो लोग, जो कि बहुत गलत स्टेप था। सेकंड, अब नॉन एसेंशियल एरियाज में घुस तो गए लेकिन ह्यूज लॉसेस आने लग गए, बहुत बड़े बड़े लॉसेस आने लग गए आपके। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी गवर्नमेंट का जो प्रीशियस फंड थे, जो कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए खर्च होने चाहिए थे, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए, या फिर कंट्री के ओवरऑल इंडस्ट्रियल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर हमारे नेशन के जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पे खर्च होने की जगह पे इन लॉसेस को फुलफिल करने के लिए वो पैसे हमारे खर्च होने लग गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद कई सारे इकोनॉमिस्ट थे जो कि ये मानते थे, या उनका ये सजेशन था कि गवर्नमेंट को, और ये मेरा भी मानना है कि गवर्नमेंट को, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज या आइटम जैसे कि डिफेंस, हम बात करें रेलवेज, अगर किसी कंट्री की रेलवे लाइफलाइन है तो रेलवेज, फिर हम बात करें अगर एटॉमिक इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, फिर हम बात करें आर्म्स एंड एमुनेशंस, तो इन सब या फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इन सब एरियाज में गवर्नमेंट को रहना चाहिए, जो कि क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। एंड यहाँ पे कोई भी मिस हैपनिंग अगर प्राइवेट कंपनी करे तो वो बियर नहीं की जा सकती, और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में मिस हैपनिंग बहुत ही कम करता है। तो इनको पर्टिकुलरली यहाँ पे 100% गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल एरियाज हैं, जैसे हम बात करें एविएशन सेक्टर, हम बात करें होटल इंडस्ट्री, हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उसके बाद हम देखें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, हम फिर देखें जो कि हमारे स्टील इंडस्ट्रीज हैं, हमारे लाइट मशीनरी इंडस्ट्रीज है, हमारी हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज है, तो इन सब इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट को नहीं रहना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर को दे दो। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगी। वो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट्स के लिए काम करती, तो एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम भी इनडायरेक्टली बढ़ेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देगी, तो उससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट का टेंशन खत्म होगा, इन सब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का टेंशन भी खत्म होगा। एंड ये जब टेंशन खत्म होगा तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है, जो कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, उसके बाद हम बात करें जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको डेवलप करना,
इन सब पे गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्रिटिकल एनालिसिस भी खत्म होता है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए, सेल्फ रिलायंट हो गए, क्योंकि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। एंड सेकेंड, हमने जमींदारी सिस्टम को प्रॉपरली पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया लैंड रिफॉर्म्स को लाके। फिर हम देखें कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा वाइल्ड डाइवर्स्ड हुआ उसका पोर्टफोलियो। इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले जो हम सिर्फ कॉटन, स्टील और जूट इंडस्ट्रीज में थे, उसके अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्रीज बनी। ये हुआ, लेकिन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रीजन था उन इंडस्ट्रीज के ना डेवलप होने का, ये तो था ही। उसके बाद अगर हम देखें, कई सारे इकोनॉमिस्ट वो ये मानते थे कि जो एसेंशियल एरियाज है गवर्नमेंट को सिर्फ उसी में रखना चाहिए और नॉन एसेंशियल एरियाज को प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। ये कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना था। फिर थर्ड हम देखते हैं ट्रेड सेक्टर है, फिर फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड को लेके सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम हो गई थी वो थी कि हमने एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर अपना बनाया ही नहीं। हम लोग क्योंकि इनवर्ड लुकिंग हम पॉलिसी को मेंटेन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं बने, हम एक्सपोर्ट्स कर ही नहीं पा रहे थे। एंड सेकंड जो था वो ये है कि डोमेस्टिक में जो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस हुए उन सब की वजह से हम लोग सेल्फ रिलायंस को अचीव कर पाए। एंड हमने अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज को, कंपनीज को बचाया। ऑल्दो बचाया तो जरूर, लेकिन हमने उनको कंपटीशन से दूर रखा, जिसके वजह से कि कॉम्पिटिटिवनेस जो हर इंडस्ट्री की होती है वो खत्म हो गई। सब स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट बनने लगे एंड कंज्यूमर्स का ही मेन नुकसान होने लगा, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे थे। तो अब इन सब प्रॉब्लम्स को देख के, कई सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी इस पूरे 40 साल के अंदर, तो उसको देख के 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे आई, क्यों आई, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उससे पहले क्या सिचुएशंस, कितनी हॉरिफाइंग सिचुएशंस आ गई थी हमारे सामने, जिसकी वजह से हमें पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लेके आए। मेनली हम 3 स्ट्रक्चर्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, या फिर आज के टॉपिक का जो था जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा। फिर हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। फिर हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके बारे में, कि वो क्या है, कैसे परफॉर्म करती है और क्या 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हमने देखा फॉरेन ट्रेड के बारे में कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कैसे ये फॉरेन ट्रेड काम करता है। फिर एट लास्ट हमने एक क्रिटिकल एनालिसिस किया पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, क्या क्या क्रिटिकल अप्रेजल्स हमने किए, वो हमने प्रॉपरली स्टडी किए। एंड लास्ट में हमने देखा कि कंक्लूजन, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया, पूरे 40 साल में क्या क्या हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या हमारे कंक्लूजन्स निकल के आए, वो हमने देखे। तो यहां पे हमारा चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक के बीच का वो चैप्टर खत्म होता है। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखो। एंड अगर आपको वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो प्लीज, मैं दोबारा बोल रहा हूं यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो उन सबके बीच में जिनको कि इस वीडियो की जरूरत है। कमेंट करो नीचे जो मैंने पहले ही बोल दिया है। एंड वीडियो खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।